गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पश्चिमी दार्शनिक विचारक, उनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनके व्यू हैं, उनकी थ्योरीज हैं, उन सभी को जानने की कोशिश करेंगे। एज़ यू नो फ्रेंड्स कि ये आपका स्नातक स्तर पर बीए सेकेंड ईयर में रखा गया है, जो आपका सिलेबस में है। और हम बीए सेकेंड ईयर को लेके राजनीतिक विज्ञान की पूरी सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम पश्चिमी दार्शनिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जितने भी हुए हैं, चाहे वह आपका प्लूटो हो, अरस्तु हो, थॉमस हो, होब्स हो, थ्रैसिमेकस हो, पॉलीमार्कस हो, आई थिंक जितने भी दार्शनिक विचारक हुए हैं, हम हर एक को जानने की कोशिश करेंगे और उनके व्यू, उनकी थ्योरीज एंड उनके कॉन्सेप्ट को एक एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास। एज यू नो कि आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं प्लूटो। ठीक है, तो प्लूटो का कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, प्लूटो की पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लें। ठीक है, तो प्लूटो का जन्म जो हुआ था 427 बीसी में एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। मित्रों, जो एथेंस है उसके एक कुलीन परिवार में, कुलीन परिवार से मतलब है कि एक सशक्त और समृद्ध परिवार में हुआ था। देखिए, उसको जो उपाधि दी गई है प्लूटो को, वो बहादुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ओके, प्लूटो जो था एक, उस समय आप मान लीजिए कि जो आपका एथेंस है, जब उसका जन्म हुआ उसके तत्पश्चात, क्योंकि प्लूटो का जो गुरु हुआ था वो सुकरात हुआ था, और उसके गुरु के साथ क्या हुआ आप भी जानते हैं अच्छे से कि विष का प्याला उसको पीना पड़ा था। ठीक है, तो प्लूटो क्या करते हैं, एथेंस के कुलीन परिवार में जन्म होने के तत्पश्चात कुछ वर्षों बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ विज्ञान के जितने भी राजनीतिक शास्त्री हुए हैं उनका मानना है कि प्लूटो जो थे वो राजनीति में आना चाहते थे। ऐसा मानना है, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने पास से कि, लेकिन जब उन्होंने राजनीति जो थी एथेंस की उसको करीब से देखा, तो उन्होंने पाया कि एथेंस में जो राजनीति, तत्कालीन राजनीति चल रही थी, कहीं ना कहीं उसमें अस्थिरता व्याप्त थी। इसलिए उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए, चाहे वह राज्य कैसा होना चाहिए, उसका शासक कैसा होना चाहिए, उसको लेके सिद्धांत हो, तो जो भी इन्होंने कॉन्सेप्ट और थ्योरीज दिए हैं, उन्होंने उसमें 100% सीधी सी ये तो सिद्ध हो जाता है कि इन्होंने डेमोक्रेसी की आलोचना ही की होगी। तो इन्होंने स्पेशली लोकतंत्र की आलोचना ही की है। इनकी रचना है रिपब्लिक, जो 380 बीसी में लिखी गई थी इनके द्वारा। इन्होंने उसमें दार्शनिक शासक के बारे में बताया, दार्शनिक राज्य क्या होना चाहिए, दार्शनिक शासक क्या होता है। देखिए, रिपब्लिक को 10 भागों में बांटा गया है, मैं आपको बता दूं, और 10 भागों में बांटने के बाद इन्होंने उसमें दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। देखिए, दार्शनिक शासन कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, इसको लेके इनका विचार है। ठीक है, तो जो प्लूटो राजा का शासन प्रतिपादित कैसा करे, ये प्लूटो ने पहले सोचा, क्योंकि उसने एथेंस की तत्कालीन राजनीति में स्थिरता पाई। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो वो सीधा राजनीति में जा सकता था। देखिए, इसलिए प्लूटो ने कहा कि जिस प्रकार अगर हमारे जूते फट जाएं, ठीक है, तो जूते फटने के बाद हम किसके पास जाएंगे, अनुभवी दस्तकार के पास। दस्तकार, जिसको सामान्य भाषा में आप लोग मोची बोलते हो, उसको उसने दस्तकार बोला है। तो जूते फटने पर जिस प्रकार अनुभवी दस्तकार की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार बीमार पड़ने पर हमें एक कुशल चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। तो क्यों ना ऐसे ही ठीक इसी प्रकार शासन करने के लिए दार्शनिक शासक की आवश्यकता पड़ती है, ये प्लूटो का कहना है। सपोज कि आपने जूते खराब हुए तो आपको जाना है
के दस्तकार के पास, एंड आप बीमार पड़े तो आपको एक कुशल चिकित्सक की आवश्यकता होगी। एंड यहीं पर दार्शनिक विचारक का कहना है कि यदि शासन करना है और राज्य के लिए आवश्यक है कि एक दार्शनिक शासक होना चाहिए। अब वो दार्शनिक शासक कैसा होगा, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, दार्शनिक राजा का शासन प्लूटो द्वारा प्रतिपादित सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत है। सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत है। अकॉर्डिंग टू प्लूटो अगर हम देखें, राज्य तभी आदर्श रूप धारण कर सकता है। आदर्श रूप मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। राज्य तभी आदर्श रूप धारण कर सकता है जब शासन सर्वाधिक ज्ञानी, मतलब जो बहुत ज़्यादा वेल नॉलेज हो जिसको, और बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा किया जाए। सीधा सीधा प्लूटो ने बोला है कि राजा एक तो शक्तिशाली होना चाहिए आपका, और ही साथ साथ शक्तिशाली के साथ साथ सर्वज्ञानी और बुद्धिमान होना चाहिए, तभी एक आदर्श राज्य का शासन जो है वो साकार हो सकता है। ठीक है, आदर्श राज्य मतलब एक बहुत अच्छा राज्य है। आदर्श राज्य से हम अगर प्रेजेंट में कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपनी इस धारणा का प्रतिपादन करते हुए प्लूटो रिपब्लिक में लिखता है। मैं आपको पहले ही बता दिया कि रिपब्लिक के बारे में। रिपब्लिक को 10 भागों में बांटा गया है, जिसकी रचना 380 BC में की गई है। ठीक है, और इसी में राजा का दार्शनिक विचार के बारे में, मतलब राजा कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, इसी में बताया प्लूटो ने। ठीक है, तो चलिए, अपनी इस धारणा का प्रतिपादन करते हुए प्लूटो रिपब्लिक में लिखता है। देखिए, अब रिपब्लिक में वो दार्शनिक राजा के बारे में कोई सिद्धांत लिखा, वो क्या है। जब तक दार्शनिक राजा ना बन जाए, और राजा जब तक, पहले तो बोल रहा है कि दार्शनिक राजा ना बन जाए और राजा या युवराज में दर्शन की भावना या शक्ति ना आ जाए। अब दर्शन की भावना और शक्ति से तात्पर्य है कि वह एक वेल नॉलेज वाला, बुद्धिमान और सर्वशक्तिमान ना हो जाए। ठीक है, तो दर्शन की भावना और शक्ति का विकास ना आ जाए। राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता, आप जानते हैं राजनीतिक महानता कि वो पॉलिटिक्स में भी ग्रेट होना चाहिए। राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता, ठीक है, एक व्यक्ति में न मिल जाए, वो सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति में ढूंढ रहा है, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता और नहीं संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती। तो आप देखिए, उसने एक ऐसे शासक को ढूंढने की कोशिश की है जो क्या हो, बुद्धिमान भी हो, सर्वशक्तिमान भी हो, दार्शनिक विचारों से परिपूर्ण हो, बुद्धिमता हो, राजनीति में महान हो। इन सभी गुणों से जो परिपूर्ण होगा, उसने उसको दार्शनिक राजा कहने की कोशिश की है। अब ऐसा क्यों कहा है, उसका थोड़ा सा कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तत्कालीन अगर हम एथेंस की राजनीति देखें तो मैं पहले ही आपको बताया कि एथेंस के कुलीन वर्ग में इसका जन्म होने के कारण संभवतः यह अनुमान लगाया जाता है कि वह राजनीति में प्रवेश का इच्छुक होगा। लेकिन तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयां उसने देखी, उसने उन बुराइयों को करीब से देखा और उससे वह राजनीति से विमुख हो गया। विमुख मतलब पहले वो राजनीति में जाना चाहता था, लेकिन अब क्या है, वो राजनीति से हट के अब वो राजनीति में नहीं जाना चाहता। अब वो क्या चाहता है कि राजनीति में जो भी बुराइयां व्याप्त हैं, मैं इनको दूर करूंगा, राजनीति में नहीं जाऊंगा। और उन बुराइयों को दूर करने के लिए वे प्रयास भी अपना शुरू कर देता है। प्लूटो समाज को 2 वर्गों में विभक्त करता है। अब 2 वर्ग कैसे, देखो, एक तो सामान्य जनता, उसको अलग छोड़ दीजिए। समाज का एक वर्ग होता है जिसको हम संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग भी कहते हैं। तो वो संरक्षक वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित करता है, जिसमें एक वर्ग वो सैन्य संरक्षक के रूप में रखता है और दूसरा वर्ग वहीं दार्शनिक संरक्षक के रूप में रखता है। और वो प्लूटो जो कहता है, सैनिक वर्ग में उत्साह और विवेक दोनों पाया जाता है। आप ध्यान से सुनोगे, सैनिक वर्ग जो है आपका, उसमें उत्साह और विवेक दोनों पाया जाता है, लेकिन उसमें से
कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पास उत्साह तो होता है, लेकिन उत्साह की अपेक्षाकृत उनके पास जो विवेक होता है, मतलब जो उनका बुद्धि होता है, विजडम, वो कहीं ना कहीं वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है, उनके पास विवेक भी होता है, उत्साह भी होता है, लेकिन उनका विवेक जो होता है वो कुछ ज़्यादा विकसित होता है। तो जिसका पास उत्साह और विवेक है उसको वो सैनिक वर्ग में रखता है, सैनिक वर्ग की संज्ञा देता है। और जिसका उत्साह है लेकिन उसका विवेक उत्साह की अपेक्षाकृत अधिक है, तो ऐसे लोगों को वह दार्शनिक संरक्षक के भूमिका में रख देता है। विवेक की प्रधानता से मुक्त व्यक्ति को ही वह दार्शनिक शासक कहता है, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उत्साह होने के साथ साथ। अकॉर्डिंग टू प्लूटो संरक्षक वर्ग, ठीक है, जिसको हम गॉर्जियस क्लास कहते हैं, तो वो दो वर्गों में विभक्त करेगा, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। सैनिक वर्ग में आपको क्या दिखा? साहस, साहस के साथ साथ क्या दिखा? आपको उत्साह भी दिखा। लेकिन अगर दार्शनिक वर्ग की बात करें, दार्शनिक संरक्षक, तो उसमें आपको क्या दिखा? उत्साह दिखा, लेकिन उत्साह की अपेक्षाकृत आपको विवेक अधिक दिखा, तो इसलिए इसने उसको मुख्य संरक्षक मतलब दार्शनिक संरक्षक कहा। प्लेटो विवेक और साहस को, विवेक और साहस और इसी के साथ साथ तृष्णा के गुणों को सर्वोच्च मानता है। विवेक, साहस और तृष्णा मतलब इच्छा, जिसके पास ये तीन गुण हैं वो उसको सर्वोच्च मानता है। और वो विवेक को दो गुणों में विभक्त करता है। पहला, शासक को कैसा होना चाहिए, अब वो राज्य के शासक की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि जो शासक होना चाहिए, जो लीडर है, वह क्या होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। ठीक है, विवेक ऐसा हो जो कि अपने बुद्धि और विवेक के बल पर कार्य कर सके। दूसरा पॉइंट वह क्या कहता है कि इसमें पर्याप्त प्रेम और सहनशीलता होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई राजा ऐसा है कि वो ईर्ष्यालु है, एंड आप कह सकते हैं कि जिसमें द्वेष की भावना और ईर्ष्या की भावना मतलब शीघ्र ही जागृत हो जाती, तो ऐसे राजा की बात नहीं करता। वो कहता है कि वो पर्याप्त प्रेम करने वाला हो और सहनशीलता हो, जिसके अंदर सहनशीलता से मतलब है कि जो अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सके। ठीक है, दार्शनिक शासक विवेकशील होने के साथ साथ, अब देखिए, दार्शनिक शासक विवेकशील होने के साथ साथ संपत्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ से निस्वार्थ व्यक्ति है। अब वह कहता है ऐसा ही नहीं कि आपके पास दार्शनिक व्यक्ति है, दार्शनिक राजा है, अगर ऐसा आपको मिल भी गया तो उसकी कंडीशन और भी व्यक्त करता है। वह कहता है कि जो आपके पास शासक है, सिंपली वह संपत्ति से भी दूर होना चाहिए, क्योंकि संपत्ति स्वार्थ का भाव जागृत करती है, और जहाँ स्वार्थ का भाव होता है वहाँ पर लोभ पैदा होता है। और ऐसी परिस्थिति में जो वह शासक होगा, कर्तव्य निष्ठा या निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएगा, जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का हित व कल्याण करना था, परंतु संपत्ति के मोह में वह ऐसा नहीं कर पाएगा। तो प्लूटो कहता है कि इसीलिए व्यक्ति को संपत्ति से विमुख या संपत्ति से दूरस्थ, एक तटस्थ कह सकते हैं हम, कि उसको संपत्ति से दूर होना चाहिए थोड़ा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट कंडीशन जो रखता है वह कहता है कि दार्शनिक राजा ऐसा होना चाहिए जो ना केवल संपत्ति से दूर हो, संपत्ति मोह माया उसके लिए कुछ ना हो, वह उसके लिए पारिवारिक परिदृश्यता की भी भूमिका रखता है। प्लूटो कहता है कि दार्शनिक राजा जो पारिवारिक भूमिकाएं होती हैं उनसे भी दूर होना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक भूमिकाओं में आदमी बंध जाता है। आप भी जानते हैं कि अगर किसी का परिवार है तो वो एक तरीके से बंधन में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि जो पारिवारिक बंधन है उससे उसको दूर होना चाहिए। पारिवारिक बंधन मतलब उसको शादी नहीं करनी चाहिए, उसको अकेला रहना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक बंधन में अगर वो बंध गया तो अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक वो पालन नहीं कर पाएगा। तो प्लूटो ऐसा इसीलिए कहता है कि उसको पारिवारिक बंधनों के साथ साथ संपत्ति से भी दूर होना चाहिए। प्लूटो के अनुसार दार्शनिक शासक वे सभी श्रेष्ठतम गुण विद्यमान होते हैं। वो कह रहा है कि दार्शनिक शासक में वे सभी श्रेष्ठतम गुण विद्यमान होते हैं,
मतलब कह सकते हैं वेल क्वालिटीज उसके पास होती हैं, वह मृत्यु से नहीं डरता। देखिए दोस्तों, वह मृत्यु से भी नहीं डरता, ऐसा प्लूटो का कहना है। तथा उसके लिए एक हम अगर आदर्शवाद की बात करें तो उसके लिए ये होगा सत्य शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका वो मूर्तिमान स्वरूप होता है। अब आप अच्छे से जान गए, सत्य जिसके अंदर हो, शिव के जो समान हो, सुंदर भी हो, बुद्धिमान हो, दार्शनिक हो, शक्तिशाली हो, महान हो, विवेकशील हो, इन सभी गुणों से जो संपन्न व्यक्ति है वह क्या है, प्लूटो के लिए एक दार्शनिक राजा है। देखिए प्लूटो जो है वह अपने दार्शनिक राजा का जो स्टेटस अप्लाई करता है वह सिसिली के सिराक्यूज राजा दियोनिसिस फर्स्ट पर अप्लाई करता है। उसको लगता है कि उसमें ये वेल क्वालिटी है, अप्लाई तो करता है लेकिन अपने इस कॉन्टेक्स्ट में वह फेल हो जाता है, असफल हो गया। क्योंकि उसको आप भी जानते हैं कोई ऐसा राजा संभव नहीं है जिसके पास इतनी सारी क्वालिटीज़ हों, जो महान भी हो, विवेकशील भी हो, उत्साह भी हो, पारिवारिक संपत्ति का त्याग कर दे। तो मित्रों ये सब संभव नहीं था, लेकिन वो अपनी परिकल्पनाओं के आधार पर फिर भी ऐसा करने की कोशिश करता है कि जो सिसिली के सिराक्यूज राजा दियोनिसिस फर्स्ट हैं उन पर अप्लाई करता है और वह इसमें असफल हो जाता है। इसमें फेल होने के बाद वह अपनी दूसरी कृति द लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, द लॉज में क्या करता है, उसकी पुस्तक की रचना करता है और उसको 12 भागों में विभक्त करता है। इसी के बाद वह स्टेटसमैन नामक अपनी रचना को लिखता है जिसमें संविधान के वर्गीकरण के बारे में समझाता है। राज्य पर नागरिकों का उसी प्रकार निर्भर होना चाहिए जैसा एक बच्चा अपनी माँ पर निर्भर होता है। ये वह स्टेटमेंट्स अपनी स्टेटसमैन पुस्तक में लिखता है। इसके बाद वह अपनी मीनो जो बुक है उसके बारे में भी लिखता है थोड़ा सा। सर्वप्रथम न्याय शब्द, अगर आप जस्टिस की बात करें, जस्टिस मतलब न्याय, तो उसकी मीनो पुस्तक जो है, मीनो बुक, उसमें इसका वर्णन किया गया है। प्लूटो विचारों को मूल तत्व मानता है, ठीक है। प्लूटो जो है विचारों को मूल तत्व मानता है तथा दुनिया को 2 भागों में बांट देता है प्लूटो। सबसे पहले विचारों की दुनिया, मतलब जहाँ पे केवल अजम्पशन कर सकते हैं आप, विचार, जैसे प्लूटो ने अपना विचार किया दार्शनिक राजा के बारे में, आप वहाँ पे अजम्पशन कर सकते हैं बस केवल। दूसरा भौतिकवादी दुनिया, प्लूटो तत्कालीन सत्य को लेकर, उस समय सत्य को लेकर भी कुछ बहसें चल रही थी, तो प्लूटो तत्कालीन सत्य को लेकर चल रही विचारधाराओं से प्रेरित था। उस समय जो विचारधाराएं सत्य को लेकर चल रही थी वो उनसे प्रेरित था। उसने कहा था सत्य स्थायी है, ठीक है, द ट्रूथ इज परमानेंट, ठीक है, सत्य स्थायी है बट उसकी परछाई परिवर्तनशील है। वो बोल रहा है कि जो हमारा ट्रूथ है, ट्रूथ सत्य है, तो ट्रूथ इज परमानेंट बट इट्स शैडो ऑल्सो चेंजेबल, कि उसकी जो परछाई है वो परिवर्तनशील है। तो मित्रों अब आप समझ चुके, क्योंकि हमने ऊपर इसके ही क्वालिटी जो दार्शनिक राजा की पढ़ रहे थे, हमने देखा सत्यम शिवम सुंदरम, जो इसका मूर्तिमान स्वरूप हो, तो इसीलिए इसने आपको पता चल गया क्यों वहाँ पे इस तरीके की भाषा का यूज़ किया होगा। मित्रों अब हम बात कर लेते हैं। देखिए इसका दार्शनिक राजा का सिद्धांत एक नैतिक आधार पर है, ये कोई कानूनी अवधारणा नहीं है, यह केवल नैतिक अवधारणा है। राज्य का सिद्धांत या शासक दार्शनिक राजा का सिद्धांत, इसकी एक नैतिक अवधारणा है। मित्रों आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने जाना प्लूटो के दार्शनिक राज्य के सिद्धांत के बारे में। शीघ्र ही नए वीडियो में हम दार्शनिक राजा के सिद्धांत से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और प्लूटो को राज्य में न्याय सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए और वेट करिए। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही नए वीडियो अपलोड होगा तो आपको समय से ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। जिसके बाद हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर शीघ्र ही हमारा आएगा और आप सेकेंड लेक्चर में इंटरेस्ट होकर उसको भी अच्छे से देख सकेंगे।
देखिए, यदि आप कोई भी लेक्चर छोड़ देते हैं तो आपको अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। आज था दार्शनिक राजा का सिद्धांत, कल आएगा दार्शनिक राजा के सिद्धांत से अगला सिद्धांत जिसको हम कहते हैं कि न्याय का सिद्धांत। तो प्लूटो का जो न्याय का सिद्धांत था उसकी शीघ्र ही वीडियो आएगी। आपसे निवेदन है कि देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।